मुझे परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं, आप ऑटोमेटिक इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो सभी ज्वाइन कर लें और उसके बाद अपना पेपर पेन पूरी तैयारी करके बैठें, ताकि आप शीघ्र ही उसकी, जैसे ही सर का स्टार्ट हो लेक्चर, आप उसकी वो बना सकें। हाँ अजय बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अजय पटेल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अजय पटेल, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बोल सकते हैं, म्यूट हैं क्या? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए मैडम, अजय। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है सर जी। जी जी आपने जी ज्वाइन, हाँ ज्वाइन कर लिया सर जी। बस जी। हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, जी सर। 5 मिनट बाद। अच्छा 5 मिनट बाद, ओके सर। तो मैं तब तक जी मैं बच्चों से 2 मिनट बात कर लेती हूँ, फिर हम जी जी स्टार्ट जी करेंगे। जी 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 जी। 5 मिनट बाद अपन स्टार्ट करते हैं जो है। जी जी। बच्चों को कुछ आप बात कर पूछना। लीजिए तब तक बच्चों से 5 मिनट। जी जी। अब 5 मिनट बाद हम शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। जी मैडम। तो इसको क्या बंद करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं नहीं सर, ऑन रखिए आप जी ज्वाइन रखिए, ऑन रखिए। जी 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 ऑफ मत करिए सर, वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। जी। वीडियो वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा आप, ताकि आप दिखाई भी दें। तो हमारा वीडियो हम करवाते हैं फिर। हाँ जी, बता दीजिए सर किसी को, तो वीडियो ऑन कर देंगे जी। अरे दुष्यंत जी, हमारा वीडियो ऑन कर दो भैया, जिसमें हम देखें। अभी तो मैडम दिख रही हैं। मैडम की फोटो दिख रही है। नहीं नहीं, मैडम ऑनलाइन दिख रही है ना। अब आप दिखाने लगे। हाँ मैडम। हाँ जी जी सर, आप नजर आने लगे हैं और हम बहुत जी शीघ्र start करते हैं जी सर। जब आप परमिशन दे देंगे तो हम इसको शुरू करेंगे। जी 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 जी, आप बैठ जाइए, आप तक वो जी जी। सर आपकी अनुमति मिलने पर स्टार्ट करूंगी मैं।
सर स्टार्ट करूं मैं? हाँ मैडम। शुरुआत करूं सर मैं? हाँ हाँ मैडम, आप 2 मिनट आप शुरुआत करके आप बोलिए। 2 मिनट, हम 2 मिनट बाद, 2 ही मिनट बाद जुड़ रहे हैं। अच्छा ओके सर, आप ऑन रहिएगा, आप उस पर ऑन रहिए। जी जी जी। सम्मानीय डॉक्टर एसपी मिश्रा जी, प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय टीकमगढ़, डॉक्टर उषा अग्रवाल मैडम, स्नातकोत्तर एवं स्नातक थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राएं, जैसा कि आपको विदित है कि ये गुणवत्ता उन्नयन योजना के तहत एवं IQAC के निर्देशानुसार समाजशास्त्र विभाग में इस व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। मैं सर को अवगत कराना चाहती हूँ कि इस सत्र में हमारे विभाग में यह दूसरा आयोजन है, दूसरा व्याख्यान है। सर के विषय में मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मिश्रा जी विचारक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। सर ने अनेकों ही सेमिनार और संगोष्ठियों में अपने विचार रखने का सर को अवसर प्राप्त हुआ है और बखूबी सर ने इस कार्य को अंजाम दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सर के उद्बोधन से हमारे छात्र छात्राएं बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये आज का जो हमारा विषय है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, यह बहुत ही लोकप्रिय विषय है। कार्ल मार्क्स के यूं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, किंतु द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विषय पर उनकी ये विचारधारा जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। वे एक समाजवादी विचारधारा के समन्वयक हैं और इसी क्रम में इस विचारधारा पर अपने विचार रखने हेतु मैं आदरणीय मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे छात्रों को बहुत ही आनंदित होंगे इस विषय पर सुनकर के। ये उनके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक है जिस पर कि हालांकि लेक्चर हो चुका था, लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पर छात्रों को दोबारा उद्बोधन की आवश्यकता है। इसी कार्य हेतु मैंने मिश्रा जी को आमंत्रित किया है। वे हम सबके प्रति अत्यंत स्नेह रखते हैं और हमारे इस अनुरोध को बड़ी शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ और आज उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे विद्यार्थियों के हेतु रखें। आदरणीय डॉक्टर एसपी मिश्रा जी। जी मैडम, धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने छात्र छात्राओं से संवाद करने का अवसर दिया मुझे जो है, इसलिए आप और आपका विभाग और महाराजा महाविद्यालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैडम वाजपेयी जो है आप लोगों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में बहुत सारी चीजें बता चुकी हैं, अवगत करा चुकी हैं और एक समीक्षात्मक व्याख्यान हम आपकी समझ मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में रख रहे हैं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्द, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक की मार्क्स ने तो हीगल से ग्रहण की है। हीगल दर्शनवादी विचारधारा के समर्थक और हीगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मवाद, हीगल ने द्वंद्वात्मक आत्मवाद प्रतिपादित किया। उसी को आधार कर देंगे तो मैडम जारी रखें। हाँ जी सर, बिल्कुल जारी रखिए। हाँ में कुछ
ये हमारा नहीं म्यूट है। सर का देखो, सर का भी म्यूट हो गया क्या? जल्दी करवा लीजिए। देखो कहाँ ये रहा नहीं हुआ। अनम्यूट कहाँ से होता है? मैम सर की आवाज नहीं आ रही मैम। एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं अपना माइक अनम्यूट। मैम सर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। 1 मिनट में सर को, हाँ सर अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अपना माइक आवाज अब आने लगी, अब आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी। बाकी छात्र जितने भी हैं सब अपना माइक म्यूट कर लें, अन्यथा सर की आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी। प्लीज बार बार आपसे अनुरोध है, आप कभी अपना माइक बच्चे म्यूट रखेंगे। सर आपकी आवाज अब आ रही है, आप नहीं क्या मिल देते हम जा रहे हैं अपना माइक करने पहले आप सब बोले रहेंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी। माइक म्यूट करें। ये मनोज पटेल अपना माइक म्यूट करें, रचना रैकवार माइक म्यूट करें, सरलता रिछारिया माइक म्यूट करें, शीघ्र करें। नहीं हो गया काम, हो गया नीचे चला गया। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है अब। हाँ सर बोलिए आप, सर आप शुरू करिए, मैं म्यूट करती हूँ। जी 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 सर बोलिए, आप स्टार्ट करें। हाँ, तो क्या है कि कार्ल मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मार्क्स ने, हीगल ने जो आत्मवाद का, द्वंदात्मक आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हीगल दार्शनिक थे, दर्शनवादी विचारधारा के समर्थक थे। हीगल ने सबसे पहले द्वंदात्मक आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और हीगल का यह मत था, आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत है। हीगल का जो आत्मवाद का सिद्धांत था, उस आत्मवाद के सिद्धांत की मूल जो अवधारणा थी, उसमें हीगल ने ये प्रतिपादित किया था कि ये संपूर्ण भौतिक जगत जो दिखाई दे रहा है, पूरी प्रकृति है और जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वे सब आत्मा और विचार के विकार हैं। ये इस अवधारणा के आधार पर हीगल ने अपना दर्शनवादी विचार या दार्शनिक सिद्धांत हमारे समक्ष रखा था। अब मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसने पहले ही कहा, मार्क्स ने, कि आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत नहीं है, बल्कि संपूर्ण भौतिक जगत का विकार आत्मा और विचार है। और इसी अवधारणा के आधार पर मार्क्स कहते हैं कि जैसे एक घड़ी के बहुत सारे पुर्जे हैं और हमने उन पुर्जों को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया तो घड़ी अपने आप चालू हो जाती है। इसी आधार पर संपूर्ण जो भौतिक जगत है उसका विकार आत्मा और विचार है, ना कि हीगल के अनुसार आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत है। तो मार्क्स ने क्या किया है कि अपनी जो उनकी प्रख्यात पुस्तक है दास कैपिटल, उस दास कैपिटल की अवधारणा में
मार्क्स ने लिखा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। अब सिर के बल खड़े पाया कैसा कि आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत है। ये हीगल की अवधारणा, दार्शनिक अवधारणा। और पैरों के बल खड़े करने का अभिप्राय क्या है कि मार्क्स ने हीगल के दर्शन को या दर्शनवादी सिद्धांत को सांगोपांग बदल दिया। मार्क्स का यह कहना है कि संपूर्ण भौतिक जगत का विकार आत्मा और विचार है। क्यों? देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम द्वंद्ववाद की चर्चा करें तो द्वंद्ववाद है क्या? क्या है द्वंद्व? तो ये डायलेक्टिकल जो शब्द है वो यूनानी भाषा के डायलेगो शब्द से बना हुआ है। और इसका अभिप्राय क्या होता है? बातचीत करना या तर्क वितर्क करना, बातचीत करना या तर्क वितर्क करना, ये जो है डायलेक्टिकल, जो कि यूनानी भाषा के डायलेगो से बना हुआ है। डायलेक्टिकल का मतलब होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। अब हीगल ने ये अवधारणा कहाँ से ली? हीगल ने फिक्टे ने सबसे पहले वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया। तो इस वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को हीगल ने किससे लिया? फिक्टे से लिया। और फिक्टे ने कहाँ से लिया? फिक्टे ने यूनान में, प्राचीन यूनान में किसी भी विषय के सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क की विधा का प्रचलन पाया जाता था। तर्क की विधा पाई जाती है उस समय जो है कि अगर किसी घटना, किसी विषय के संदर्भ में हमें यदि सत्य तक पहुंचना है, उसकी वास्तविकता तक पहुंचना है, तो वहां के यूनान के लोग तर्क का आश्रय लेते थे। एक पक्ष रखा, उस पक्ष के संबंध में दूसरे पक्ष ने अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया, और उस वाद और प्रतिवाद, इन दोनों से निकल कर के जो नई चीज या नई अवधारणा या नया तथ्य सामने आता था, वो संवाद के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो ये यूनान में तर्क की प्रणाली का प्रचलन था। उस आधार पर फिक्टे ने ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया, और इस अवधारणा को फिर दार्शनिक हीगल ने ग्रहण किया और अपना दार्शनिक विचार वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर क्या है कि आत्मा धन विचार धन बराबर भौतिक जगत। पहले आत्मा आई, बाद फिर विचार आया, प्रवाद, और फिर भौतिक जगत आया, संवाद। तो आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत है। और इसी आधार पर क्या हुआ कि हीगल के अनुसार जो मनुष्य का और प्रकृति का जो विकास होता है, वो इसी आत्मा और विचार के आधार पर जो तथ्य या अवधारणाएं निकल करके आती हैं, उनसे मनुष्य का की प्रगति, प्रकृति की प्रगति और विकास इसमें होता है। लेकिन क्या है, जो मार्क्स ने जो है स्पष्ट किया है कि जो आत्मा और विचार ये परोक्ष अवधारणाएं हैं। आत्मा परोक्ष है, विचार परोक्ष है, और भौतिक जगत क्या है? प्रत्यक्ष है। तो अभौतिक या हम कहें कि दार्शनिक या काल्पनिक तत्वों के आधार पर हम प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में निश्चित विवेचना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है मार्क्स कहता है कि हीगल की अवधारणा पूर्णतया काल्पनिक है, और वो कहता है कि ना तो आत्मा को हम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष निरीक्षण, परीक्षण, कार्य कारण संबंध, वर्गीकरण और सामान्यीकरण के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, और ना ही विचारों को कर सकते हैं।
जबकि जो भौतिक जगत है वो भौतिक जगत चाहे वो प्रकृति हो या प्राकृतिक तत्व हो या भौतिक घटनाएं हो या भौतिक तथ्य हैं या भौतिक वस्तुएं हैं, इनको हम क्या करते हैं कि जो है उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, उनमें कार्य कारण संबंध स्थापन कर सकते हैं और सामान्यीकरण प्रतिपादित कर सकते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है हमारा, ये वस्तुगत है, कहें कि वैश्विक है, ऑब्जेक्टिव है। इनका हम वैज्ञानिक विधि के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं और आत्मा और विचार का हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो मार्क्स की इस अवधारणा के आधार पर मार्क्स ने जो अपना दास कैपिटल के अंतर्गत जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, उसमें उसने जो पहली ही बात कही कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो अब इससे अभिप्राय क्या है कि मार्क्स ने सामाजिक संबंधों को, सामाजिक घटनाओं को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत लाने की चेष्टा की, प्रयास किया और इस आधार पर उसने चूंकि प्रकृति और भौतिक तत्व, इन तथ्यों को जो है उसने वास्तविक माना और उसने ये भी कहा है कि हीगल जो है, हीगल आत्मा और विचार की बात करते हैं, लेकिन ये आत्मा और विचार संपूर्णतया भौतिक परिस्थितियों से, भौतिक परिवेश से प्रभावित होता है और भौतिक परिस्थितियां, भौतिक स्थिति और भौतिक घटनाएं मनुष्य को सोचने पर, विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, विचार करने के लिए, सोचने के लिए बाध्य करती हैं और ये जो है प्रकृति, समाज और मानवीय चिंतन के विकास में वस्तुगत नियमों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक तथ्य, ये सब चूंकि ये वस्तुगत हैं और वस्तुगत नियमों की श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये जितनी भी प्रकृति है वो सब, इनका हम प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं चूंकि वो वस्तुगत नियमों का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी हम आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई सब जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि जो भौतिक जगत है, भौतिक घटनाएं हैं, भौतिक तथ्य हैं और प्रकृति है, तो अब ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पूरी की पूरी प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक नियमों पर आधारित है और प्राकृतिक नियमों पर, प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण ये प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के योग्य है, अतः ये विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और मार्क्स ने इसके पहले क्या था कि हम सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक संबंधों को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत मापने में सक्षम नहीं थे। तो अब मार्क्स ने क्या किया है, चूंकि इस परोक्ष घटनाओं को, परोक्ष संबंधों को वस्तुगत आधार पर प्रतिपादित किया है और वस्तुगत आधार को महत्व दिया है, जिस कारण से ये वैज्ञानिक शोध का विषय बनी है। अब हम ये देखें कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्राकृतिक घटनाओं को समझने में आप ये देखें कि प्रकृति का जो विकास होता है वो विरोधी अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता। विरोधी अंतःक्रियाएं आप जो है, जैसे हीगल ने कहा था कि जो है आत्मा और विचार ये काल्पनिक अवधारणाएं, तो मार्क्स ये कहता है कि प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो प्राकृतिक घटनाओं में जो
प्रकृति का विकास होता है, वो प्रकृति का विकास भी जो है क्या है, विरोधी अब विरोधी अंतः क्रियाएं क्या है, बाद का जो है प्रतिवाद क्या हो गया, विरोधी अंतः क्रिया हुई, वाद और प्रतिवाद में अंतः क्रिया हुई, संवाद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने में हमें क्या करना, प्रकृति का जो विकास है वो ये समझना होगा कि विरोधी अंतः क्रियाओं के माध्यम से ही प्रकृति का या प्राकृतिक घटनाओं का विकास होता है। अब आप ये देखें कि मार्क्स ये कहता है कि हीगल ने घटना प्रवाह को उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के एक क्रम में देखा है, एक सीधी लाइन में देखा है। काहे को, प्राकृतिक घटनाओं को हीगल ने उनकी उत्पत्ति और स्थिति और विनाश को एक सरल रेखा में माना है, जबकि हीगल कहता है कि परिवर्तन जो होता है वो चक्रीय आधार पर होता ही नहीं है। लो आवाज काय आ रही, परिवर्तन होता है, क्या हो रहा है, परिवर्तन जो होता है वो चक्रीय आधार पर नहीं होता है, समानांतर आधार पर नहीं होता है। परिवर्तन विकासी आधार पर, विकास की गति के आधार पर, ये जो भौतिक घटनाओं में या प्राकृतिक घटनाओं में जो परिवर्तन होता है वो विरोधी अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप आप ये देखें कि बहुत एकाएक परिवर्तन होते हैं, बहुत एकाएक परिवर्तन होते हैं जो है प्रकृति में जो है। और ये आपका हीगल की जो अवधारणा है वो हीगल की अवधारणा समानांतर श्रेणी में चक्रीय गति से परिवर्तन की ओर अपने सिद्धांत को इंगित करती है। अब आप ये देखें कि जो है, देखो भाई, हीगल और मार्क्स, हीगल का दार्शनिक सिद्धांत और मार्क्स का पूरी तरह से भौतिक घटनाओं या भौतिक संबंधों के आधार पर निर्धारित या निश्चित नियम या सिद्धांत। अब हीगल ने वस्तुओं के द्वंद्ववाद के स्थान पर विचारों का द्वंद्ववाद प्रतिपादित किया है और मार्क्स ने विचारों के द्वंद्ववाद की उपेक्षा करके आपको वस्तुओं के अंतर्गत जो द्वंद्ववाद होता है उसकी चर्चा की है और उसके संदर्भ में अपनी जो है अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब हम ये देखें कि जो है हीगल के जो सिद्धांत की मार्क्स ने जो आलोचना की है या सिद्धांत की जो है पूरी तरह से नकारा है हीगल के सिद्धांत को, कि अब वो ये कहता है कि हीगल ने वास्तविक तथा प्रयोग सिद्ध तत्वों की अवहेलना की है? और जबकि ये मार्क्स ये कहता है कि हीगल भौतिक पर्यावरण में ही पले हैं, बड़े हैं, भौतिक आजीविका के साधन रहे हैं, उनकी विकास में भौतिक वस्तुओं का, भौतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी उनका जो आत्मा और विचार है उसको दिशा निर्देश भौतिक पदार्थ या भौतिक तथ्य ही प्रदान करते हैं। भौतिक घटनाएं, भौतिक परिवेश, भौतिक पर्यावरण व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है, व्यक्ति के सोचने के, समझने के, कार्य करने के, व्यवहार करने के, व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करता है और निश्चित करता है। अब आप ये देखें कि जो मूल जो हीगल की और मार्क्स की जो मूल अवधारणाएं हैं वो आत्मा धन विचार बराबर और जो मार्क्स की अवधारणा है वो भौतिक तत्व बराबर आत्मा धन विचार।
ठीक विपरीत, ठीक उल्टा सिद्धांत है। मार्क्स ने हीगल के पूरे सिद्धांत को पलट दिया है। तो अब इसमें देखो, अभी तक जो हमने बात कही है उसमें तीन चीजें जो है अनुकरणीय है, तीन चीजें समझने की है। सबसे पहले समझने की चीज है कि जो है हीगल कहता है कि समस्त आत्मा और विचार का विकार समस्त भौतिक और प्राकृतिक जगत है, पहली चीज। और मार्क्स कहता है कि समस्त भौतिक जगत का विकार आत्मा और विचार है, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि मार्क्स ही कहता है कि अपनी दास कैपिटल पुस्तक की प्रस्तावना में ही कहता है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़े कर दिया। तीसरी बात यह है कि ये जो डायलेक्टिकल है, वो डायलेक्टिकल द्वंद्व की प्रक्रिया हीगल ने फिक्टे से ग्रहण की, फिक्टे ने यूनान की प्राचीन तार्किक परंपरा से ग्रहण की, और हीगल के वाद प्रतिवाद संवाद या डायलेक्टिकल की जो अवधारणा पूरी की पूरी तरह मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है। अब हीगल का मत आत्मा और विचार का था, जो कि काल्पनिक है मार्क्स के अनुसार, जिसका हम निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकते हैं, अवैज्ञानिक है। और जो भौतिक जगत है वो प्रत्यक्ष है, वैज्ञानिक है, उसका हम प्रत्यक्ष निरीक्षण और परीक्षण कर सकते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। और इस तरीके से मार्क्स ने क्या है कि इस भौतिकवाद के, अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक परिधि में लाने का प्रयास किया और उनका ऑब्जेक्टिव अध्ययन जो प्रकृति है, ये कहता है कि प्रकृति एक सुसंबद्ध तथा पूर्ण समग्रता के रूप में स्पष्ट है। प्रकृति का जितना भी क्रम है प्राकृतिक घटनाओं का, वो सुसंबद्ध तथा पूर्ण समग्र है। सारी प्रकृति की घटनाएं सुसंबद्ध हैं, यानी कहें सुसंबद्ध का मतलब कि पूरी प्राकृतिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैम बहुत स्लो आवाज आ रही। पूर्ण रूप से सभी प्राकृतिक घटनाएं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो जो है सभी परस्पर एक दूसरे से संबद्ध, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पूर्ण समग्रता के रूप में प्राकृतिक घटनाएं हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा सावयवी हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी, सामाजिक संबंध भी, सामाजिक संगठन भी, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, यानी कहें संपूर्ण समाज की जितनी भी इकाइयां हैं वो पूर्ण रूप से सावयवी रूप में हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक घटना का यदि हम पृथक रूप से समग्र से निकाल करके अगर उनका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं होगा और वास्तविक नहीं होगा। तो प्रकृति की घटनाएं जिस प्रकार से जो है परस्पर सावयवी रूप आधार पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी, सभी प्रकार की सामाजिक घटनाएं वे परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो अब जब पूरी प्रकृति या कहें कि पूरा संपूर्ण समाज परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से सावयवी आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से संयुक्त है,
और निर्भर है एक दूसरे पर। तो अब ऐसी स्थिति में हम किसी भी घटना का अगर एकांगी अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन क्या होगा? अवैज्ञानिक होगा। हमें उसको सावयवी आधार पर ही देखना पड़ेगा और सावयवी रूप में ही उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि सभी घटनाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब आप ये देखें कि जिस प्रकार से प्रकृति निरंतर गतिशील परिवर्तनशील है, ठीक उसी प्रकार से हमारा समाज भी सतत निरंतर गतिशील भी है, प्रगतिशील भी है, परिवर्तनशील भी है। उद्भव, विकास और विनाश, इन तीनों की अवधारणाएं देखो हीगल ने अलग प्रकार से की थी। हीगल कहता है कि जो है बाद आता है, बाद का विरोध हुआ, प्रतिवाद हुआ, और बाद और प्रतिवाद के आधार पर एक अवधारणा जो है संवाद की बनी। उससे उस संवाद के आधार पर समाज की व्यवस्था, समाज का संगठन, समाज की संरचना ये बनती है और समाज उस संवाद के नियमों के आधार पर चलता है और आगे चल करके वो संवाद पुनः वाद बन जाता है, फिर उसका प्रतिवाद होता है और फिर संवाद नए तरीके से समाज में नियम आ जाते हैं और नए तरीके से समाज उन नए नियमों के आधार पर चलता है और समाज ऐसे ही चलता है, वाद प्रतिवाद और संवाद से। जो बाद में जो वाद आया, वाद का प्रतिवाद हुआ, उसका प्रतिपक्ष आया और प्रतिपक्ष से क्या हुआ? संवाद एक नवी, वाद और प्रतिवाद दोनों के अंश होते हैं और इसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ नवीन विचार या नवीन अवधारणा होती है और उसके आधार पर समाज चलता है जो है, और धीरे धीरे ऐसे ही समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो अब लेकिन जो है वो ये कहता है मार्क हीगल की अवधारणा इस प्रकार से कि बाद आया, प्रतिवाद आया और उस बाद और प्रतिवाद में कुछ नवीन और तथ्य जुड़ गए और संवाद बना, उसके आधार पर समाज चलता है। लेकिन अब आप ये देखें कि मार्क्स ये कहता है कि जो आप जो है जो घटनाएं होती हैं वो अंतर संबंध और अंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, जो अंतर संबंध और अंतर निर्भरता, वो मार्क्स कहता है कि बाद में ही जो वाद होता है उसमें ही प्रतिवाद के लक्षण छुपे होते हैं, बाद में ही प्रतिवाद के लक्षण छुपे होते हैं और बाद में प्रतिवाद के लक्षण छुपे होने के कारण उसका प्रतिवाद होता है और वाद और प्रतिवाद दोनों अंतः निर्भर हैं। वाद और प्रतिवाद सावयवी आधार पर अंतर निर्भर हैं और जो संवाद आता है नया, वो ही जो है इसी सावयवी घटना का एक क्रम होता है। तो अब आप ये देखें कि जो परिवर्तन की, जो मार्क्स के अनुसार जो परिवर्तन और विकास, उद्भव और विनाश, इनके संदर्भ में कहा है, वो ये कहा है कि ये सब कुछ सारी चीजें गतिशील हैं और परिवर्तनशील हैं। प्रकृति भी गतिशील है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है और समाज भी गतिशील है और समाज भी परिवर्तनशील है। और ये सब जो है सावयवी और अंतर निर्भरता के आधार पर उस क्रम में जो है वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा के आधार पर प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और समाज में भी परिवर्तन होता है। फिर आप ये देखें कि अगली बात मार्क्स कहता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन संभव है। परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन,
और ये जो परिवर्तन होते हैं वो मार्क्स कहता है कि ये विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि जो है क्या है, विकास ऊर्ध्वगामी होता है। विकास जो होता है वो परिवर्तन होता है, विकास होता है, तो ये जो है ये ऊर्ध्वगामी होता है। परिमाणात्मक से गुणात्मक, परिमाणात्मक संख्यात्मक, और जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो एकाएक परिवर्तन होते हैं। एकाएक परिवर्तन की अवधारणा वो ये जो है आप वो ये कहता है, एक उदाहरण देता है। वो उदाहरण क्या देता है कि जो है जैसे आप ये वाद प्रतिवाद और संवाद के संदर्भ में दो उदाहरण देता है। पहले वो कहता है कि जैसे गेहूं है और गेहूं बाद है। गेहूं को बो दिया जमीन में, पौधा निकल आया, प्रतिवाद हो गया। और पौधे निकलने के बाद उसमें जो है एक बीज में, एक बाली में सैकड़ों बीज आ गए, वो क्या हो गया, संवाद हो गया। ठीक इसी प्रकार से वो कहता है कि जो परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, एकाएक होता है। परिवर्तन एकाएक होता है और ऊर्ध्वगामी होता है। चक्रीय प्रक्रिया के आधार परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है कि एक समानांतर गति में परिवर्तन हो। वो ये कहता है कि परिवर्तन की जो स्थिति ये है वो पानी का उदाहरण देता है। पानी को अगर हमने जो है अधिक हीट पे गर्म किया तो क्या हो जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। एकाएक परिवर्तन हो गया पानी में, पानी उड़ गया, पानी भाप बन गया। या हमने जो है पानी को क्या किया कि बहुत जो है फ्रीज किया, उसको बहुत ठंडा, उसको जो है जैसे आप एकाएक वही पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो हमने अगर उसको हीट दे दी तो वो भाप बन गया पानी, लेकिन एकाएक बहुत तेज हीट दी तब भाप बना पानी जो है। तो वो जो है मार्क्स कहता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो एकाएक, वो कहता है कि क्रांति जो अवधारणा जो मार्क्स होती है कि क्रांति एकाएक होती है। तो मार्क्स की बात तो पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि जो है क्या है, नवीन तथ्य, नवीन बात और नवीन अवधारणाएं इसमें जो है आती हैं, और नवीन अनुभूति होती है, नवीन विचार होते हैं, और नवीन चेतना के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। अब मार्क्स का देखो भाई, पूरी की पूरी जो अवधारणा है, पूरी की पूरी जो मार्क्स का दर्शन है, वो मार्क्स का सिद्धांत है कि चेतना पदार्थ की उपज है। चेतना जो है, जिसको जो है हीगल आत्मा और विचार कहता है, वो चेतना जो है मार्क्स कहता है कि पूरी की पूरी भौतिक पदार्थों की उपज है, और भौतिक पदार्थों के आधार पर ही मनुष्य का चिंतन, मनन, विचार, व्यवहार और कार्य, ये सब इसको निर्धारित करने वाले, इसको निश्चित करने वाले, इसको प्रभावित करने वाले भौतिक पदार्थ हैं। तो अब हम ये जो है संक्षेप में पुनः इसकी चर्चा करें, सार रूप में सिद्धांत की। अभी तो सार रूप में सिद्धांत की अगर हम इस चर्चा करें तो मार्क्स ने सबसे पहले हीगल के आदर्शवादी द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक आत्मवाद के सिद्धांत को नकारा, और नकार करके
अपना एक नया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आप ये देखें कि द्वंद्वात्मक अलग है, अलग शब्द है, और भौतिकवाद अलग शब्द है। अब द्वंद्वात्मक का अभिप्राय क्या है? द्वंद्वात्मक का अभिप्राय ये है कि जो है एक कोई अवधारणा आती है, वो वाद के रूप में आती है, उसका विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, वो वाद का प्रतिवाद हो जाता है, और वाद और प्रतिवाद के आधार पर एक नई अवधारणा, एक नया सिद्धांत, एक नई जो है परंपरा जो विकसित होती है, वो संवाद के रूप में आती है। और हीगल ने जहां इस प्रक्रिया को आत्मा और विचार के संदर्भ में माना, और उसका ये मत था कि ये संपूर्ण जो भौतिक जगत हमें जो दिखाई दे रहा है, ये सब आत्मा और विचार का विकार है। और मार्क्स ने इसको जो है संपूर्ण भौतिक जगत का विकार आत्मा और विचार को माना, और पूरा जो भौतिक घटनाएं, भौतिक प्रक्रियाएं और भौतिक घटनाओं के बीच जो अंतर्निर्भरता, सावयवी क्रम, ये सब भौतिक घटनाओं के बीच वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये भौतिक घटनाओं में, प्राकृतिक घटनाओं में भी वाद, प्रतिवाद और संवाद, पारस्परिक अंतर्निर्भरता का क्रम, ये जो है मार्क्स ने अपनी भौतिकवादी व्याख्या में प्रस्तुत किया। तो अब वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये जो है द्वंद्ववाद की विधा है। हीगल ने इसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया है, और मार्क्स ने इसको भौतिकवादी आधार पर प्रस्तुत किया है। और मार्क्स का ये कहना है कि जो है, चूंकि हम आत्मा और विचार ये परोक्ष चीजें हैं, इनका हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और जबकि भौतिक जगत को, भौतिक घटनाओं को, भौतिक तथ्यों को, भौतिक पदार्थों को हम वैज्ञानिक तरीके से, प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के तरीके से उनको एक वस्तु मान करके हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो भौतिक घटनाओं को विज्ञान की परिधि में बांधा जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है, जबकि इन जो है ये परोक्ष चीजें हैं, दार्शनिक बातें हैं, दार्शनिक विधाएं हैं, इनको हम विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं, ना इनको हम बांध सकते हैं विज्ञान की श्रेणी में। तो इस आधार पर मार्क्स ने अपनी एक नवीन व्याख्या अपनी प्रख्यात पुस्तक दास कैपिटल में की है, और भौतिकवाद की द्वंद्ववाद के आधार पर व्याख्या की है। और उसने कहा है कि समाज की प्रगति, समाज का विकास और समाज की जो आधारभूत संरचना जो निर्धारित होती है, निश्चित होती है, सामाजिक संगठन, समाज के नियम, समाज की जो परंपराएं और समाज के मूल्य, ये सब भौतिक परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। जिस प्रकार की समाज में भौतिक परिस्थितियां होंगी, उस प्रकार की समाज में सामाजिक व्यवस्था होगी, आर्थिक संरचना होगी, राजनीतिक ढांचा होगा, धार्मिक व्यवस्था होगी। तो इन सब का निर्धारण कौन करता है? भौतिक परिस्थितियां और भौतिक परिवेश। और भौतिक परिवेश में जो विकास होता है, वो विकास इस द्वंद्ववादी प्रक्रिया, वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही होता है। तो अब सामान्यतया हम ये देखें कि ये जो हीगल का द्वंद्वात्मक आत्मवाद और मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये दोनों विपरीत अवधारणाएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं। और मार्क्स ने हीगल की जो व्याख्या है वो विज्ञान की परिधि से परे है, और मार्क्स की जो व्याख्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, वो पूरी की पूरी वैज्ञानिक है।
अब इसके संदर्भ में आप कुछ जो है पूछना चाहें, कुछ जो है हमारी बात आपको कुछ समझ में ना आई हो, कुछ और स्पष्ट करने को हो तो आप बताएं, हम उसके संदर्भ में और चर्चा करेंगे। कोई बात, कोई पॉइंट, कोई जो है कोई शब्द अगर जो है, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कोई बात, कोई पॉइंट, कोई विशेषता अगर क्लियर ना हुई हो तो हम उस पर और प्रकाश डालें, उसके संदर्भ में और चर्चा करें। 10 मिनट का समय छात्रों को दिया जाता है। इस 10 मिनट में आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। शॉर्ट में पूछिएगा, है ना, शॉर्ट में अपनी बात समझा कर रखिए। चलिए, कोई बात करना चाहते हैं? कौन बोलेगा पहले? जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ। अपना नाम बताते जाइए और फिर बोलिए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम लखन अहरवार है। हाँ हाँ बोलिए। सर, आपने जो हीगल जी का बताया था द्वंदात्मक आत्मवाद, उसका आपने एक सूत्र बताया था, आत्मा धन विचार बराबर भौतिक जगत। हाँ सर, इसी प्रकार जो मार्क्स थे हमारे, उन्होंने भी सूत्र दिया। वो सर सूत्र उनका हम कैसे लिखेंगे? उनका सूत्र हमने बताया ना कि जो है भौतिक जगत बराबर आत्मा धन विचार। इनका है कि जो है आत्मा धन विचार बराबर भौतिक जगत जी। और मार्क्स का ये है भौतिक जगत पहले भौतिक जगत। देखो हाँ। हीगल ने कहा है कि पहले आत्मा आई, हाँ। फिर विचार आया जी। और फिर भौतिक जगत आया। यानी आत्मा और विचार के आधार पर भौतिक जगत की अवधारणा निर्मित हुई। भौतिक जगत किसका विकार है? आत्मा और विचार। हाँ। ठीक है, पहले आत्मा आई, फिर विचार आया, फिर बाद में भौतिक जगत आया। जी सर, ऐसा हीगल का मानना है। हाँ, ये हीगल का मानना है। मार्क्स का ये मानना है कि पहले भौतिक जगत आया। जी। पहले भौतिक जगत आया, फिर आत्मा आई, फिर विचार आया। जी जी सर। जगत का विकार आत्मा और विचार है। जी सर। यही जो हमने अभी बताया था ना कि उसने दास कैपिटल की अवधारणा में लिखा है, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया, मैं पैरों के बल खड़ा कर दिया। सीधा हाँ। पलट दिया सिद्धांत को। जी। उल्टा कर दिया सिद्धांत को। उल्टा हो गया ना सिद्धांत। हीगल का आत्मा धन विचार बराबर भौतिक जगत और हाँ। मार्क्स भौतिक जगत बराबर आत्मा धन विचार। ये ठीक विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो यही उसने लिखा है प्रस्तावना में कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये आत्मा और विचार के विकार के आधार पर ही। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरा व्याख्यान बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो, और कोई भाई? और कोई छात्र प्रश्न करना चाहेगा? हम और छात्रों को आमंत्रित करते हैं, यदि उनका कोई सवाल हो तो वो सामने रख सकते हैं। एनीबडी एल्स? नहीं, ठीक है। मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती, अतः मैं डॉक्टर उषा अग्रवाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो नहीं मैडम एक सेकंड मैडम। जी जी। छात्रों से कहिए ये गलत बात है। छात्र जो है ऐसा है कि ये सत्यनारायण की कथा नहीं थी कि आपने सुन ली और एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। जी बिल्कुल सर। तो आपको जो है, आप ऐसा कि जितना हमने बोला वो सब आपकी समझ में आ गया। इसमें से कोई शब्द है, कोई जो है वाक्य है, कोई समझ में नहीं आया हो, अब अभी नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे फिर? जी। भाई ऐसा थोड़ी है कि
बच्चों को करने चाहिए। कथा सुन ली आपने, जो है इस कान से सुन ली, उस कान से नहीं। हमें ये लगता है कि किसी ने सुना ही नहीं, एक लड़के ने सुना अकेला, तो उसने पूछा। बाकी अगर जो है सब चुपचाप बैठे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है जी सर। प्रश्न करने के लिए पहले लेक्चर को बहुत ही तरीके से सुनने की आवश्यकता थी, ध्यान देकर सुनने की। लेकिन बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं तो लगता है व्याख्यान बहुत अच्छा था और सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। देखो मैडम इसमें 3-4 चीजें हैं। देखो क्या है, परीक्षाओं में बच्चे करते क्या है कि जो ये जो मूल बातें वो गोलमोल कर जाते हैं और फालतू की बातें लिखते हैं। इन्हें हाईलाइट करके परीक्षाओं में ये लिखना चाहिए कि पहले हीगल की बात जो अभी इस लड़के ने पूछी थी, आत्मा और विचार का विकार संपूर्ण भौतिक जगत जी है, और मार्क्स कहता है कि संपूर्ण भौतिक जगत का विकार आत्मा और विचार। और फिर वो कहता है कि हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े पाया मैंने, उसे पैरों के बल खड़े कर दिया। फिर वाद और संवाद की अवधारणा, फिर उसने कैसे इसको भौतिक जगत में उसके प्रगति और विकास के संदर्भ में इसकी व्याख्या की कि कैसे जो है प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं सावयवी आधार पर अंतः निर्भर और क्या नाम एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फिर कैसे जो है भौतिक घटनाओं में प्राकृतिक घटनाओं में परिवर्तन होते हैं और उसी आधार पर कैसे समाज में प्रगति और समाज में विकास होता है। ये सब जो बातें हैं, इन सब बातों को हाईलाइट करना चाहिए जी। और इन सब बातों की भले ही थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या करें तो जी क्वेश्चन है बहुत अच्छा लिखा जाएगा और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे जो है। और इसके संदर्भ में इतनी बातें हैं, इन सब बातों के संदर्भ में जो बच्चों ने सुना है उनको कुछ ना कुछ जो है, भले एक शब्द पूछें, एक बात पूछें, एक लाइन पूछें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पूछना चाहिए भाई। तो जी सर, इतने हेलो सर। सर हेलो, अजय पटेल सर, अजय पटेल। हाँ बोलिए पटेल साहब। सर आपने जैसे बताया था कि मार्क्स की मतलब जो व्याख्या है कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, हाँ वह सर वैज्ञानिक है। हाँ। और सर आपने बोला था हीगल की जो आत्मवाद का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो वैज्ञानिक नहीं है। वो सर वैज्ञानिक क्यों नहीं है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, तबीयत ठीक कर दी हमारी। देखो ये हीगल की जो अवधारणा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने जो है, और मजा आ गया जो है। ये हीगल की जो अवधारणा है वो काहे आत्मा और विचार पर केंद्रित है। वो कहता है, हीगल क्या कहता है कि आत्मा पहले, सबसे पहले आत्मा आई, फिर विचार आया, उसके बाद भौतिक जगत आया। तो हीगल का जो अवधारणा है पूरी की पूरी, वो काहे पर निर्भर है? आत्मा और विचार पर। और आत्मा को हम प्रत्यक्ष निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण, इसका जो केंद्र आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते हैं, न तो हम आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं, न परीक्षण कर सकते हैं, न उसका वैज्ञानिक किसी यंत्र से या वैज्ञानिक किसी विधि से उसका अध्ययन कर सकते हैं। वैज्ञानिक जब हम उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण ही नहीं कर सकते हैं आत्मा का, तो विज्ञान की परिधि में कैसे आएगी वो? विज्ञान की परिधि में वही चीजें आती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, उनमें कार्य कारण संबंध स्थापन और सामान्यीकरण कर सकते हैं। और ना आत्मा निरीक्षण परीक्षण का विषय है और ना विचार निरीक्षण परीक्षण का विषय है। ये सब परोक्ष चीजें हैं। हाँ, आत्मा दिखाई नहीं देती है ना आत्मा? नहीं सर, नहीं, हम इन दोनों ही चीजों को मतलब ना ही स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी मतलब इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते सर। हाँ, ये अध्ययन की परिधि में आती नहीं है, विज्ञान की अध्ययन की परिधि में। यस सर, यस सर।
ये विज्ञान की अध्ययन की परिधि में ही नहीं आती हैं, तो इनका हम अध्ययन कैसे करेंगे? और जब हम अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं इनका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या विज्ञान की विधि के आधार पर, तो इनको हम अवैज्ञानिक मानेंगे, वैज्ञानिक मान ही नहीं सकते हैं जो है। और मार्क्स की जो भौतिकवादी व्याख्या है, उसने क्या किया कि जो है ये भौतिक तत्व और भौतिक पदार्थ ये सब हमारे प्रत्यक्ष निरीक्षण और परीक्षण के विषय हैं कि नहीं है? भौतिक तत्व, भौतिक पदार्थ, जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनका हम प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, उनमें कार्य कारण संबंध स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष हैं, हमारे सामने हैं जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, तो वो विज्ञान की परिधि में आते हैं। अब मार्क्स ने क्या किया है कि ये जो काल्पनिक या आदर्शात्मक जो विचार थे, उन विचारों को नकार करके उसने भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर इस द्वंद्ववादी सिद्धांत को विज्ञान की परिधि में या विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। तो इनका हम भौतिक घटनाओं का, भौतिक वस्तुओं का, भौतिक संबंधों का, भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, और हम उनका वैज्ञानिक विधि के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। और आत्मा और विचार प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो विज्ञान की परिधि से बाहर है। आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया सर। चलो, थैंक यू सर। और कोई भाई? जी सर, मैं गुंजन रेवकुमार सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, जैसे कि आपने तो 3 चीज बताई, जहाँ पर वाद, प्रतिवाद और संवाद, आपने 3 चीज बताई, तो सर क्या आप उसको एक ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं, मतलब साथ में समझ में आ जाए? कैसा? सर ने गेहूं का पौधा बताया तो था। हाँ बताया था, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट लग रहा है। कोई ऐसा अच्छा, मतलब ऐसा उदाहरण जो समझ में आ रहा है सर। वाद, प्रतिवाद और संवाद का? हाँ सर। देखो भाई, समुद्र है, समुद्र देखा है क्या? देखा है समुद्र? अरे टीवी में तो देखा होगा। जी सर। देखा है। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है बहुत तेज गर्मी। जी सर। तो समुद्र से क्या उठती है? पानी से भाप उठती है भाप। वो पानी काय के रूप में परिवर्तित हो जाता है? भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाप बनती है ना समुद्र के पानी से। जी सर। वो भाप और ऊपर उठ करके क्या बन जाती है? बादल बन जाती है। यस सर। भाप जो है उठ के क्या बन जाती है? बादल बन जाती है। प्रतिवाद हो गया। समुद्र का पानी खारा है, अब वो भाप के रूप में परिवर्तित, अब बादल बन गया, वो प्रतिवाद हो गया। फिर वो बादल जो है बरस गया, नीचे पानी आ गया, तो वो क्या खारा पानी बरसता है क्या? कम से कम थोड़ा नॉलेज तो नहीं सर। बात जो पानी है, पानी वो मीठा पानी होता है कि खारा? सर मीठा पानी सर। समुद्र का पानी खारा है। बात यस सर। भाप बनी, बादल के परिणत हो गई, वो क्या हुआ? प्रतिवाद। और वो बादल बरस करके वही पानी नीचे आ गया, क्या हो गया? संवाद सर, संवाद हो गया। बहुत से उदाहरण, एक दो नहीं, 50 उदाहरण है। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद के। भौतिक जगत में आपको ढेर सारे 50 उदाहरण वाद, प्रतिवाद। वाद एक अवधारणा, प्रतिवाद
उस अवधारणा का विरोध और संवाद, वाद के तत्व और प्रतिवाद के तत्व, प्रतिवाद और संवाद से भी अलग जो है कुछ तत्व, ये संवाद के रूप में, वाद प्रतिवाद से अलग कुछ नवीन अवधारणा वो संवाद के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, वाद प्रतिवाद संवाद। देखो गेहूं है, हमने बताया था गेहूं बोया, गेहूं जो बीज होता है, देखा है गेहूं का बीज? जी सर। किसान बोते खेत में बैठे हैं, वाद होता है, पौधा बन गया, प्रतिवाद हो गया, उस एक दाने से 50 दाने बाली के रूप में आ गए, तो क्या हो गया? संवाद हो गया। तो ऐसी बहुत सारी भौतिक जगत में वाद प्रतिवाद और संवाद की घटनाएं चीजें होती। चलिए और कोई? और कोई पूछना चाहता है भाई? अंतर संबंध बता दीजिए। आपने बताया था ना अंतर संबंध। हाँ, अंतर संबंध तो है ही, जो अभी हमने बताया नहीं। अंतर संबंध प्राकृतिक घटनाओं में होता है, सामाजिक घटनाओं में होता है। चलो सामाजिक घटनाओं का अंतर संबंध बताते हैं। क्या नाम क्या बताया था आपने? अपना नाम बताइए। कृष्णा हेरवार। कृष्णा हेरवार। कृष्णा हेरवार। जी सर। कृष्णा। देखो घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं, अंतर संबंध होती हैं, और सामाजिक घटनाएं अंतर संबंध होती हैं। अब सामाजिक घटना का अंतर संबंध बता रहे हैं हम आपको जो है। तो विवाह क्या है, किस प्रकार की घटना है? सामाजिक घटना है विवाह। यस सर, यस सर। क्या है विवाह, किस प्रकार की घटना? सामाजिक घटना है विवाह। जी सर। अब सामाजिक घटना है, तो अब बताओ, बिना पैसे के विवाह हो सकता है क्या? बिना धन के, बिना रुपए पैसे के हो सकता है क्या? बोलो, जवाब दो। नहीं सर। नहीं सर। अब ये सामाजिक घटना काय से जुड़ी हुई है? आर्थिक घटना से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? हाँ सर, इन दोनों का संबंध है सर। बिना पैसे के भाई आप ये दहेज वहेज हटा दीजिए, तो भी आपको जो है करीब कुछ थोड़ा सा धन तो चाहिए विवाह के लिए। सामान्य जी चीज सर। हम करें, आप कोर्ट में ये उसका क्या हुआ? सामान्य बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। अंतर संबंध। तो इनमें है अंतर संबंध। सामाजिक घटना आर्थिक घटना पर निर्भर है। जी सर। तीसरी चीज बताओ कि बिना धार्मिक कृत्यों के क्या विवाह संपन्न होता है क्या? नो सर। नहीं होता ना। तो अब ये तो विवाह क्या नहीं है? सर। रूप से सामाजिक घटना है, लेकिन वो काय पर निर्भर है? आर्थिक घटना पर भी निर्भर है और धार्मिक पक्ष पर भी। ये अंतर संबंधित के नहीं है एक जी सर। सर तो इसी प्रकार से सभी हम कह रहे हैं, आप मंदिर जाती हैं आप, ये क्या है? विशुद्ध रूप से एक धार्मिक घटना है। अब आप प्रसाद लेके जाती हैं, प्रसाद क्या फ्री में मिलता है क्या? बिना पैसे के मिलेगा प्रसाद क्या? सर मिलेगा ना। तो ये धार्मिक घटना का आर्थिक पक्ष है। फिर आप प्रसाद चढ़ा के आई, आप 10 लोगों को बांटती हैं, ये क्या है? उसका सामाजिक पक्ष है। तो धार्मिक घटना का भी आर्थिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है। सामाजिक घटना का भी आर्थिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है। सभी घटनाएं
चाहे धार्मिक घटना हो, चाहे सामाजिक घटना हो, चाहे आर्थिक घटना हो, ये सभी घटनाएं एक दूसरे परस्पर से एक उनका संबंध रखती हैं। जी सर, थैंक यू, समझ में आ गया। कर सकते हैं ना इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, चलो और कोई भाई, थैंक यू सर। और कोई बात? पूरा समाज परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इनको पृथक करके हम इनकी व्याख्या जो करेंगे वो हमारी अपूर्ण व्याख्या होगी, अवैज्ञानिक व्याख्या होगी। पूरा समाज जो है परस्पर एक दूसरे से एक धागे में गुथा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरा समाज परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है या कहें अन्योन्याश्रित है। ठीक है, और कोई बात? चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारी बात आपकी समझ में आई हो या ना आई हो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों से बात करके, आप लोगों के प्रश्न सुन करके बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने जो हमें आप लोगों से संवाद करने का अवसर दिया, इसलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। उन्होंने हमको आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों से बातचीत करने का ये अवसर प्रदान किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। सर, हम आपको सर धन्यवाद ज्ञापन करें, ये एक औपचारिकता ही होगी, किंतु फिर भी मैं मैडम अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वो सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। इतने सुंदर अच्छे तरीके से व्याख्यान देने के लिए सर निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ, मैडम उषा अग्रवाल। मैडम उषा अग्रवाल। अग्रवाल मैडम, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैडम, आप आवाज आई मैडम? अब बोलिए आवाज। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि कभी भी उनको फोन किया जाए वो अपने हमारे फोन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। साथ ही सर ने आज जो अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर मार्क्स की इतनी सार्थक व्याख्या दी कि मुझे लगता है कि शायद अब छात्रों को उसमें कुछ समझने के लिए सर से कुछ पूछने के लिए रह ही नहीं जाता है। सर ने हीगल के दार्शनिक आत्मवाद और मार्क्स द्वारा जो आर्थिक भौतिकवाद या हम ये कह सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जितना सार्थक वक्तव्य छात्रों को बताया, उससे हम सभी लाभान्वित हुए। इसके लिए हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं कि सर ने अपना हमें उद्बोधन देकर के मार्क्स की एक विचारधारा को हमारे छात्रों तक समझाने का प्रयास किया, जो कि हमारे छात्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का भी बहुत मैं अपनी वाजपेयी मैडम का भी, कि जिन्होंने हम सभी को छात्रों को ये व्याख्यान आयोजित करके, जो कि गुणवत्ता योजना के तहत है, तो इस शासन की योजना का लाभ हमारे छात्रों को भी मिल रहा है। तो ऑनलाइन होने के पश्चात भी ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमारे व्याख्यान जो अभी उससे पूर्व में हमने क्रिमिनोलॉजी पर डॉक्टर राजपूत सर का सुना, अभी विचारों के आधार पर जो हमें आज मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर जो व्याख्या प्रस्तुत की गई, इससे हमारे छात्र वस्तुतः लाभान्वित हुए और छात्रों का ज्ञान का विकास हुआ। इसके लिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी मैडम वाजपेयी की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये समय निकाल करके, हम लोग वास्तव में बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन इस व्यस्ततम समय में भी समय का सही सदुपयोग किया जा रहा है, इसलिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। धन्यवाद।
समापन की घोषणा वाजपेयी मैडम करेंगी कि इस मीटिंग की समापन की घोषणा वाजपेयी मैडम के द्वारा की जाए। आदरणीय वाजपेयी मैडम। सर, हाँ सर का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि आगे भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी सर हमारे अनुरोध को इतनी सहजता से ऐसे ही स्वीकार करेंगे और पुनः हमारे छात्रों को संबोधन करेंगे, ऐसी मैं सर से आशा और अपेक्षा रखती हूँ। विद्यार्थियों को मैंने पूर्व में ही सूचना दे दी थी कि ये पूरा रिकॉर्डिंग ये ऑनलाइन में इसको पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसको कि यूट्यूब पर डाला जाएगा। जैसे ही ये यूट्यूब पर डलेगी मैं आपको इसकी लिंक दूंगी, आप स्वयं देख पाएंगे, सुन भी पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत आवश्यक कार्य था, इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आज के इस आयोजन को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।